प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनूबी अफ्रीका से निकलने वाला कोरोना का नया और ख़तरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन इस वक्त तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। यूरोप हो, सऊदी अरब हो या मुत्तहिदा अरब इमारात हो, उसके बाद अब अमेरिका और भारत में भी कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस की तस्दीक होती जा रही है। और कोरोना के इस नए तबाहकुन वेरिएंट के बाद दुनिया भर की मईशतें एक बार फिर दबाव का शिकार होना शुरू हो गई हैं और एक गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो सकती है। जबकि ओमिक्रॉन के फैलाव से बचने के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने एक बार फिर से अब पाबंदियाँ लगाने के इम्कानात को जाहिर किया है। और अगर ये पाबंदियाँ एक बार फिर लगती हैं तो ज़ाहिर एयरपोर्ट्स बंद हो जाएंगे, ट्रेन स्टेशन और बस अड्डों को एक बार फिर बंद किया जा सकता है। यूरोप, अमेरिका और पाकिस्तान समेत अब तक दुनिया के तकरीबन 56 ममालिक ने ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए जनूबी अफ्रीका और उसके साथ के कई अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा चुके हैं, और जिस पर ये अफ्रीकी ममालिक पूरी दुनिया से एहतजाज भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सूरत हाल किस रुख की तरफ जाती है और कितनी ख़तरनाक इस बार होती है। नया वेरिएंट आया है तो इसके नए SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। क्या कोई नई वैक्सीन ईजाद करनी पड़ेगी? इसी सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब ये ओमिक्रॉन को इस वक्त बहुत ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। ये ख़तरनाक किस बुनियाद पर है? इसमें डेथ रेट क्या बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है या फिर ये बहुत तेज़ी से लोगों में फैल रहा है? इसके ख़तरनाक करार देने की वजूहात क्या है डॉक्टर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो इंसानी खलियों के अंदर ये बहुत आसानी से दाखिल होता है, क्योंकि जो कांटे होते हैं इस फुटबॉल जैसा शक्ल का वायरस जो है, इसमें जो कांटों की टिप्स हैं वहाँ पर तब्दीलियाँ आ गई है, म्यूटेशन आ गई हैं, जिसकी वजह से इंसानी खलियों की जो रिसेप्टर्स हैं उनसे बहुत आसानी से बाइंडिंग करता है और फिर दाखिल हो जाता है। तो सबसे पहला तो ये बात है। दूसरे, फिर जब ये अंदर जिस्म में दाखिल हो जाता है तो इसके अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं कि जिस्म का जो एंटीबॉडी सिस्टम है, जो आपका दिफाई निज़ाम है, वो उसको पहचानता नहीं है और ये आसानी से मल्टीप्लाई कर लेता है। तो ये दूसरी ख़तरे की बात है। तीसरा जो मसला है कि जब एक इंसान बीमार हो जाए तो इसके अंदर जो वैक्सीन वगैरह जो हैं, जो प्रोटेक्ट करती हैं आम तौर पे इंसानों को, वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हैं, क्योंकि वो सारी पुराने वाले वायरस की शक्ल, जो वुहान का वायरस था, चाइनीज़ जहाँ से शुरू हुआ था मामला, उस शक्ल के लिए बनाई गई थी। इसके लिए किस हद तक इफ़ेक्टिव हैं ये ख्याल किया जाता है कि 40 या 50% कम इफ़ेक्टिव होंगी। और चौथी वजह जो है वो ये कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है, फैलता बहुत आसानी से है। अच्छा। और इस वजह से अमवात की शरह ज़्यादा है या कम है ये क़ब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि बहुत कम केसेस हुए हैं अभी दुनिया में। उसके बारे में आपको 4 से 6 हफ्ते बाद पता चलेगा कि सेवेरिटी किस हद तक होती है। लेकिन ये यकीनन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल है इसकी, और ये समझा जा रहा है कि ये जल्द ही पूरी दुनिया में डेल्टा को दबा देगा और ये छा जाएगा। सही। और तो इस वजह से बहुत प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। सही। अब यहाँ हुकूमत ने भी ज़ाहिर है बूस्टर डोज लगवाने की मुहिम एक बार फिर शुरू कर दी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पहले ही वैक्सीन नहीं लग सकी थी। अब जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए कितना ख़तरनाक है, और जो लोग वैक्सीनेट हो चुके थे उस वैक्सीन के होते हुए वो किस हद तक इससे बच सकते हैं, यानी वो वैक्सीन किस हद तक इसके खिलाफ कारआमद रहेगी? इस बारे में भी कोई रिसर्च डॉक्टर साहब हो सकी है? जो अनवैक्सीनेटेड हैं वो तो बिल्कुल ही एक्सपोज्ड हैं, उन पर तो आसानी से हमला कर सकता है, कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं। जो वैक्सीनेटेड हैं वो किसी हद तक बचे रहेंगे, लेकिन किस हद तक और कौन सी वैक्सीन उन्होंने इस्तेमाल किया और किस हद तक वो उनको प्रोटेक्ट करेगी, इसके लिए अभी बताना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। क्योंकि अभी ये 24 नवंबर को तो रिपोर्ट हुआ है WHO को, तो अभी इसको आए हुए चंद दिन ही हुए हैं। दुनिया में तो ये नवंबर के शुरू के महीने में पहले दिखाई दिया जो रिपोर्ट किया गया, लेकिन WHO के पास 24 नवंबर तक इसकी डिटेल गई। तो ये अभी आपको टाइम लगेगा ये जांचने के लिए कि कौन सी वैक्सीन इसको किस हद तक प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन ये जो उसका स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वैक्सीन जो है वो उस हद तक प्रोटेक्ट नहीं करेंगी जिस हद तक पुराने वाले वायरस की शक्ल को वो प्रोटेक्ट कर रही थी, पुराने वाले वायरस को प्रोटेक्ट कर रही थी। तो डॉक्टर साहब फिर ये अगले 6 माह फिर वही SOPs फॉलो करें जो पिछले 1.5 साल से करते आ रहे हैं? ज़ाहिर है जो पिछले 2-3 माह गुजरे अभी रिसेंट पास्ट के, उसमें तो बिल्कुल SOPs को नहीं फॉलो किया गया, एक रूटीन लाइफ की तरफ सब वापस आ गए। अब हमने देखा 2 दिन पहले सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी अहकाम आता है कि रात 10 बजे कारोबार बंद करें, थोड़ी पाबंदियाँ सामने आई हैं। NCOC को भी क्या इस तरह के कुछ अहकामात लेकर आने चाहिए ताकि वक्त से पहले हम पहले ही एहतियात की तरफ चले जाएं, ना कि जब बिल्कुल सर पर बला खड़ी हो उस वक्त फिर हम लॉकडाउन की तरफ जाएं?
जी, एनसीओसी बहुत एहतियात से पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और जैसे जैसे ये डिटेक्ट होता है और जहाँ जहाँ डिटेक्ट होता है उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। एनसीओसी ने बहुत इफेक्टिवली पूरे मामले को कंट्रोल किया है। पिछले 1.5-2 साल में आपने देखा दुनिया के बेहतरीन ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का शुमार होता है कंट्रोल करने में। जिन ममालिक का हमसे कहीं बेहतर हेल्थ सिस्टम था उनके मुकाबले में पाकिस्तान बहुत बेहतर रहा है। तो इंशाल्लाह हम भरोसा कर सकते हैं कि एनसीओसी सही वक्त पे सही कदम उठाने के लिए रिकमेंडेशन देंगे। और डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में आने से इसको हम कैसे रोका जा सकता है कि ज़ाहिर है जब अफ्रीका में ये आया तो 6-7 अफ्रीकी ममालिक पर फ़ौरन पाकिस्तान ने सफरी पाबंदियाँ लगा दी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरे ममालिक की तरफ भी जा रहा है। अब अमरीका में, सऊदी अरब में, यूएई में इसके केसेस आ रहे हैं। तो क्या इन तमाम मुल्कों पर तो पाबंदी लगाना ज़ाहिर है मसले का हल नहीं है, फिर इसको पाकिस्तान में आने से रोका कैसे जाएगा? क्या कोई ऐसा इम्कान, कोई ऐसी तदबीर मौजूद है जिस पर अमल किया जा सके? नहीं, आप रोक नहीं सकते। ये यकीनन पाकिस्तान में आएगा। आप ये है कि किस हद तक आता है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 100% आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसेंजर्स आते हैं। बहुत से पैसेंजर्स में सिम्टम नहीं होते। वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स भी इसको कैरी करके ला सकते हैं। ये नहीं कि जो वैक्सीनेटेड हैं तो वो बीमार नहीं होते, उनके ऊपर भी लगता है और वो इन्फेक्शस भी होते हैं। तो जो लोग तो इस वजह से रोका तो नहीं जा सकता, बस इसको कंट्रोल एक हद तक किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में ये आ चुका होगा ऑलरेडी। अभी 100% डिटेक्शन नहीं हुई क्योंकि सीक्वेंसिंग वगैरह होती है पेशेंट्स में और अभी इसकी तादाद जो है पेशेंट्स की बहुत कम होगी उन पेशेंट्स के मुकाबले में जो डेल्टा प्लस में मुब्तला हैं। लेकिन इसको आप कम्प्लीटली नहीं रोक सकते। बस ये है कि आप उसकी तैयारी कर सकते हैं और फिर कंट्रोल करने के लिए आपको वही सख्त इक़दामात शायद उठाने पड़े जो कि पिछले साल आपको उठाने पड़े थे। अच्छा, और डॉक्टर साहब, इसकी भी डिटेक्शन और डायग्नोस करने का वही तरीक़ाकार होगा जिस तरह पिछले वेरिएंट्स में होता रहा है, उसी पीसीआर टेस्ट के ज़रिए इसका पता चलाया जा सकेगा? जी बिल्कुल, इसको पीसीआर टेस्ट के लिए ज़रिए ही पता चलाया जाएगा, लेकिन इसकी किट्स अलग होती हैं। और कराची यूनिवर्सिटी में जो जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस का हिस्सा है, वहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ हैं जीन सीक्वेंसिंग की और वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है कि कह रहे थे उनको पाकिस्तान में आने से रोकना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब हमारी इनफरादी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार फिर SOPs पर अमल करें और ख़ुद को इससे जिस हद तक महफूज रख सकते हैं रखने की कोशिश करें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।